बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डीजेएसएन गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के रांची का प्रीलिम पेपर सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का सॉल्व कर रहे हैं और इसे भी गौर से देखिएगा वीडियो को। इसमें भी कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, कुछ मॉडल पेपर के हैं, कुछ पुराने पास पेपर के हैं। कम टाइम लूंगा, जो नई बातें हैं उन्हें जरूर ग्रिप करिएगा, रुक कर देखिएगा। पहली एमसीक्यू आई है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज इट ऑर्थोसेंटर। और ये एक एमसीक्यूज ऐसी है जो 10 ईयर्स में हर ईयर में आई है और इसको मैंने डिटेल से डिस्कस करा है मॉडल पेपर के अंदर। अगर इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड होगा तो ऑर्थोसेंटर। ऑप्शन यही चार रहते हैं, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर, सर्कमसेंटर। अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन ऑर्थोसेंटर, मीडियन का इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन इन सेंटर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल का इंटरसेक्शन सर्कमसेंटर। ऊपर इन चारों में से किसी एक की डेफिनेशन लिखी होगी, ऑप्शन यही रहते हैं, आंसर इधर उधर होता रहता है। आपको रुक कर इसको ग्रिप करना है और सुनना है। अहम एमसीक्यू है, लाजमी कल एक आएगी इसमें से। सेकंड है, द लाइन 2x + 5y + 3 = 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये एक लाइन गिवन दी है और नीचे 4 लाइन की इक्वेशन दे दी है और कह रहे ये गिवन लाइन इन चारों में से किसके परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि अगर दो लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो तो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। अब जो गिवन लाइन है उसका स्लोप निकालने हैं, वो m1 है, वो कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y से जरा जबानी निकालिए, -2/5 आएगा, -2/5 आएगा। अब जिसका स्लोप पलट दिया जाए, यानी 2/5 का पलटेंगे क्या होगा, 5/2 और साइन चेंज हो जाए, वो इसके परपेंडिकुलर है। तो गिवन लाइन का स्लोप जरा दोबारा देखिए क्या है, -2/5 और इसका स्लोप निकालिए -5/-2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5/2, यानी इसका स्लोप -2/5, इसका स्लोप 5/2 और इसकी साइन माइनस, इसकी साइन प्लस, यानी चेंज हो गई साइन। तो यही आंसर है। ठीक है, मैंने यहां पर इसको करा भी है, ये करा है, इससे करा है। m1 × m2 = -1 और खाली m2 किसके इक्वल होगा, m1 इधर डिवाइड में चला जाएगा। यानी अगर एक लाइन का स्लोप पता हो तो दूसरी का स्लोप क्या होगा, पलट देंगे उसे और साइन चेंज कर देंगे। सही है, पलट देंगे और साइन चेंज कर देंगे। सॉल्व मैंने करा नहीं, मैंने कहा जबानी हो जाएगा इसलिए पता चल गया। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन और पैरेलल की कंडीशन आपको पता है, दो लाइनें पैरेलल कब होती है, जब उनके स्लोप इक्वल हो, यानी m1 बराबर है m2 के। ठीक है, अभी आ जाएगा पैरेलल का क्वेश्चन इसी क्या नाम है पेपर के अंदर। आइए एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻² 2x - 1/x, मैंने कहा 2 के बराबर है। कैसे, ये सॉल्व कर दिया। लिमिट वेरिएबल टेंड्स टू 0 हो e⁻box -1/box, ये इक्वल होता है ln e के और ln e इक्वल होता है 1 के। तो डायरेक्ट हम इसको आंसर लिखते हैं, सही है, 1 के बजाय ln e भी लिख सकते हैं, ln e 1 के बराबर हो। अब क्वेश्चन क्या दिया था, वेरिएबल की जगह x आ गया था, तो x टेंड्स टू 0 e⁻²x - 1/x। तो अब इस बॉक्स में कौन है, 2x है और नीचे भी मुझे बॉक्स चाहिए, जो ऊपर हो वो नीचे चाहिए। यहां बॉक्स में 2x है, ये खाली x है, तो मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाला जो 2 से मल्टीप्लाइड है वो ये रहा और जो ऊपर है वो ये रहा। अब इस पूरे को देखिए, ये e⁻box -1/box है और लिमिट टेंड्स टू 0 है, तो ये पूरा रिजल्ट क्या बन गया, 1 और ये वाला 2 ये रहा
और ये पूरा रिजल्ट 1 हो गया, और 1 2 ज़ा 2, तो आंसर 2 था। मेरे ख्याल है समझ आ गई होगी बात। एमसीक्यू नंबर है 4, कह रहा है इफ x नॉट इक्वल टू 0, 1/3x प्लस 4 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल बताना है। तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। 3x का डेरिवेटिव होता है 3dx और 4 का होता है 0, और ऊपर खाली dx है, तो 3dx का डेरिवेटिव 3dx है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा और 1/3 बाहर कर दिया। अब डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, तो 3x प्लस 4 के साथ ln लग गया। तो मैंने देखा कि ln पहले वाले में ln ही नहीं है, ये लग गया ln, लेकिन 1/3 बाहर नहीं है, तो ये वाले में 1/3 था, ln 3x प्लस 4, ये मिट गया, लेकिन यही आंसर है प्लस c। और मैंने इसको यहां सॉल्व भी कर दिया। देखिए ये है एमसीक्यू नंबर 4, 1/3x प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो मैंने ये 3 अपने पास से लिखा, यहां मल्टीप्लाई करा, और ये 3 डिवाइड वाला है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, वापस यही बन जाएगा। ऐसा क्यों करा? ताकि डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल जाए। सर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ताकि मैं क्वोशिएंट रूल लगा दूं। तो 3x का डेरिवेटिव 3dx हो गया, 4 का 0, तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव जब ऊपर है तो डिनोमिनेटर के साथ मैंने ln लगा दिया, और ये वाला 1/3 ये रहा, ये आंसर था प्लस c, क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रल है तो प्लस c लगा दिया। अब ये क्या है? फार्मूला लिख दिया, बॉक्स का डेरिवेटिव डी बॉक्स। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो फंक्शन के साथ क्या लगा देते हैं? ln और प्लस c। इस फार्मूले के तहत मैंने इसको सॉल्व किया। अब हमारे पास क्या है? एमसीक्यू नंबर है 5, d/dx log a x इक्वल टू, बुक में इसका डायरेक्ट फार्मूला है 1/x ln a। आपको पता है ln का डेरिवेटिव तो आपको आता है 1/box होता है, तो log का डेरिवेटिव भी क्या होगा? 1/box तो होगा, सही है ना, 1/box होगा, और जो इसकी बेस है ना उसका ln बराबर में लिख देते, बस ये याद रखिए। आइए इसको सॉल्व भी कर दिया मैंने यहां। ये रहा एमसीक्यू नंबर 5 है, d/dx log बॉक्स है और बेस में ट्राइंगल है। और मैंने अपनी मॉडल पेपर की वीडियो में बताया था कि मैं बॉक्स में वेरिएबल ले रहा हूं और ट्राइंगल में कांस्टेंट, तो यहां कोई कांस्टेंट है, यहां कोई वेरिएबल है। तो ये पूरा d/dx ले रहे हैं, अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो log ऑफ बॉक्स और बेस में ट्राइंगल है, किसके बराबर होगा? 1/box। ये तो एज इट इज लिख दिया, और सिर्फ आपको लिखना होता है मल्टीप्लाई करके 1/ln ट्राइंगल, तो जो इधर ट्राइंगल में हो वो इधर आ जाएगा। अभी देखिए इधर ट्राइंगल में क्या है, यहां पे देखिए a, ये रहा। बॉक्स में क्या है? यहां पे देखिए x, तो बॉक्स में यहां x है, ट्राइंगल में a है, तो मैंने भी इधर 1/box था, तो मैंने 1/box, बॉक्स में x था वो लिख दिया, इंटू 1/ln a था, सही ना, ट्राइंगल था, तो ट्राइंगल में क्या था? यहां पर देखिए a, तो मैंने भी 1/ln a लिख दिया। तो आंसर है 1 1 ज़ा 1 और x ln a। तो आइए जरा चेक करते हैं, ध्यान में रखिएगा, 1/x ln a, यह आंसर था। द नेसेसरी कंडीशन, सही है ना, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन। ये अभी मैंने फॉरमैन के पेपर में भी बताया कि अगर एक्सट्रीम वैल्यू की कंडीशन आएगी ना तो फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए। एक्सट्रीम में मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आ जाते हैं, तो f' 0 होना चाहिए। और आपको पता है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए, यानी नेगेटिव, और मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन का डबल डेरिवेटिव यानी f'' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आइए आप एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2 -3 फ्रॉम x एक्सिस। तो भाई x एक्सिस से जब डिस्टेंस लेते हैं ना तो y कोऑर्डिनेट आंसर होता है, और y कोऑर्डिनेट क्या है? -3, तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस -3 होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता कभी, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव 3 लिखा है। और अगर कहता है डिस्टेंस, सही ना, ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो जब वो वाई एक्सिस कहेगा ना तो वैल्यू ऑफ एक्स ले लेना था। अगर ये एक्स एक्सिस कहेगा, वाई एक्सिस कहेगा, तो मैं कहूंगा डिस्टेंस -2 है, लेकिन डिस्टेंस माइनस में नहीं होता इसलिए प्लस में लूंगा। तो डिस्टेंस निकालते वक्त ना तो माइनस के सारे आंसर में निग्लेक्ट कर दूंगा। तो ये इसने सही ना ट्रैप करा है और -3 पहले भी रखा है। सही है, मैंने इसको यहां पर सॉल्व भी कर दिया, इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया मैंने पूरा। ये देखिए एमसीक्यूज नंबर 7 में ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ये प्लस y और ये -y। तो 1 और 1 2 यूनिट इधर गया, ये -2 है। 1 2 और 3 यूनिट नीचे आए, ये -3 है। तो ये -2, -3 यहां पर होगा, सही है ना। अब y एक्सिस से इसका डिस्टेंस, ये y एक्सिस है, इससे डिस्टेंस इसका ये वाला होगा जो इधर जा रहा है, और ये वैल्यू -2 के बराबर है। तो y एक्सिस से डिस्टेंस -2 होता, और x एक्सिस ये रहा, इससे इसका डिस्टेंस इस पॉइंट का ये वाला है, ये वाला जिस पे कर्सर घूम रहा है, और ये डिस्टेंस -3 के बराबर है। तो उसने इस दफा पूछा था x एक्सिस से डिस्टेंस, तो मुझे आंसर देना था -3, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने -3 नहीं करा, आंसर को +3 को टिक करा। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन से सॉल्व करेंगे ना, वहां पे -3 आएगा, लेकिन वो मॉड होता है, वो जो फार्मूला आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो d बराबर है ax1 + by1 + c ओवर √a² + b²। तो आपको पता है x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x0। तो आप इक्वेशन लीजिए x एक्सिस की y = 0 और पॉइंट लीजिए -3 -2, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन के दरमियान डिस्टेंस निकालिए, यही आएगा, -3 आएगा। लेकिन आपको पता है उसका डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लेते, तो पॉजिटिव साइन के साथ ले लिए। समझ गए होंगे समझदार बच्चे, तो सभी समझदार है वैसे तो। इफ इसेंट्रिसिटी, ये बड़ी अच्छी एमसीक्यूज बनाई। इफ द इसेंट्रिसिटी, इसको बड़े गौर से देखना, इफ द इसेंट्रिसिटी इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन देन कोनिक इज a और /n, मैंने कहा इलिप्स। आपको पता है पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, वो फ्रैक्शन में नहीं होती। हाइपरबोला और इलिप्स की इसेंट्रिसिटी फ्रैक्शन में होती है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है, और इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है। और ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसने कहा था इफ इसेंट्रिसिटी इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर इसेंट्रिसिटी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो कोनिक डैश होगा, मैंने कहा इलिप्स। क्यों, क्योंकि इसकी इसेंट्रिसिटी <1 होती है। तो मैंने कहा <1 का मतलब है न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो मैंने कहा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उसे, उस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मैंने यहां लिख भी दिया, ये लिख दिया 8 के लिए, n/d, n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर। इन प्रॉपर फ्रैक्शन n < होना चाहिए d से, और इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होती है, <1 होती है, सही है ना, e <1 होती है। और ये <1 तभी होगी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ये डिफरेंट स्टाइल से पूछी गई है, कभी इस तरह नहीं पूछी गई है, समझ में आई, तो इसलिए जरा होशियारी के साथ। द x इंटरसेप्ट ऑफ y इक्वल टू x - 2 इंटू x - 3। तो x इंटरसेप्ट के लिए y क्या होता है, 0, तो ये x - 2 x - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x - 2 भी 0 के बराबर, x - 3 भी 0 के बराबर, तो x निकल आएगा 2 और यहां से x निकल आएगा 3। तो मैंने कहा 2 और 3 आंसर है, वो ये है। मेजॉरिटी बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैंने यहां पर इसको सॉल्व करा है। ये क्वेश्चन कॉपी करा है 9 का। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y 0, जब y की जगह इधर 0 रखा तो ये दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 हो गए। फिर x - 2 को भी 0 लिया और x - 3 को भी 0 लिया, और -2 इधर आके 2 हो गया और -3 इधर आके 3 हो गया। तो आंसर था 2 3, तो मैंने 2 3 आंसर टिक कर।
लिमिट x टेंस टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4/x+2। अरे ये डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूंगा। जब डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूंगा, अगर आंसर आ गया तो खुदा का शुक्र अदा करूंगा। तो मैंने यहाँ 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, और यहाँ 2 रखा, 2 + 2 4, ऊपर 8 नीचे 4, 8 को 4 से डिवाइड करा 2 आ गया डायरेक्ट। हम समझ रहे थे ऐसा एनएडी में हो चुका है एक दफा। हम फार्मूले पांचों छह सातों लिमिट के फार्मूले, और हमेशा क्योंकि हमें पढ़े लिखने है ना, पढ़े लिखे हम लोग, तो पढ़ने लिखने की आदत है। उसने बिल्कुल ये हल्की बॉल फेंक दी जो विकेट के बीच में ही रुक गई, लेकिन हम समझे कि शायद कुछ करना है। भाई कुछ उस वक्त करना होता है जब लिमिट अप्लाई करने पर आपकी फॉर्म सही है ना, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाए। और अनडिटर्मिनेंट फॉर्म मैंने फॉरमैन के पेपर में बता दी 7 है। तब आप आगे कुछ करते हैं। अगर लिमिट अप्लाई करने पर आपका आंसर आ रहा है, डेफिनेट आ रही है बात समझ में, डिटरमाइन फॉर्म आ रही है, तो फिर वो आंसर है। तो ये आंसर था 2। इफ f of x tan इनवर्स x, ये तो सीधा सीधा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का फार्मूला है। कह रहा है f of x tan इनवर्स x है तो f डैश x बताइए। तो आपको पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। तो मैंने ये आंसर कर दिया। ये 1/1 + x³ है, ये गलत है, इसमें माइनस साइन लग गई। अगर ये कॉट इनवर्स होता ना तो आंसर ये होता, क्योंकि tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव का फार्मूला सेम होता है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क होता है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12, d/dx sin² x - cos² x का डेरिवेटिव लेना। तो पहले देखते हैं sin² x का डेरिवेटिव होगा 2 sin x cos x, माइनस साइन वैसे रहेगी। cos² x का डेरिवेटिव होगा 2 cos x, और cos x का माइनस साइन x ब्रैकेट में। तो ये 2 cos x ब्रैकेट में माइनस साइन x, वो माइनस माइनस इससे मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस। तो ये भी 2 sin x cos x, ये भी 2 sin x cos x। तो सही है ना, 2 sin x cos x sin 2x के बराबर होता है, और ये भी 2 sin x cos x sin 2x के बराबर होता है। तो sin 2x + sin 2x क्या हो गया, 2 sin 2x। तो आंसर ये रहा। ये मैंने जबानी करा और फिर मैंने यहां करके भी दिखाया। देखिए d/dx sin² x - cos² x। तो sin² x का डेरिवेटिव 2 sin x cos x माइनस cos² x का डेरिवेटिव 2 cos x, और ये माइनस sin x लिखा है, इसीलिए ब्रैकेट बनाया। 2 sin x cos x ऐसे रहा, माइनस माइनस प्लस 2 cos x sin x, यानी 2 sin x cos x। अब 2 sin x cos x sin 2x होता है, और 2 sin x cos x sin 2x, तो ये दोनों ऐड हो गए तो 2 sin 2x इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, if two lines a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 are parallel। अगर लाइंस पैरेलल होंगी, सही है, तो उनकी कंडीशन क्या है, a1 b2 - a2 b1 = 0। आप a पहले लिखिएगा, इन्होंने पहले ही लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें याद क्या करना है, a1 के साथ b2 आएगा और a2 के साथ b1 आएगा, और बीच की साइन माइनस है, = 0। अगर ये कहता है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो आंसर आता है a1 a2 + b1 b2 = 0। अब मेरी बात बड़े आराम से, इसको आप कंफ्यूजन से बच जाएंगे, बड़े आराम से बता। पैरेलल में a और b साथ होते हैं, a और b साथ होते हैं, और a1 के साथ b2 होता है और a2 के साथ b1 होता है पैरेलल में। और जब ये a और b साथ साथ होते हैं तो हमेशा बीच की साइन माइनस होती है, और जब ये लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के a साथ होते हैं, a1 a2, और दोनों के b साथ होते हैं, b1 b2, और बीच की साइन प्लस होती है। मेरी बात समझ गए होंगे। मैं दोबारा से डिफाइन करता हूं, अगर दोनों के a यानी x के कोफिशिएंट 7 हो
और दोनों के बीच है ना y के कोफिशिएंट 7 हो, तो याद रखिएगा आंसर उस वक्त सही होता है जब बीच की साइन प्लस हो। ठीक है, और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये याद रखना। ये तो कोई चीज ही नहीं है। कहने लगे क्यों, मैंने कहा ए दोनों ए साथ हैं, दोनों बी साथ हैं और बीच की साइन माइनस दी हुई, इलीगल है। जब भी दोनों साथ साथ होंगे तो बीच की साइन प्लस होना जरूरी है, वरना ऐसी कोई चीज ही नहीं है। ये सही है। और अगर दोनों अलग अलग हो, ए बी साथ हो, ए बी साथ हो, एक का A2 दूसरे का B1, एक का A1 दूसरे का B2 साथ हो, तो हमेशा बीच की साइन माइनस होनी चाहिए और इक्वल टू 0। मैंने यहां पर कंडीशन भी लिख दिया, आप कंडीशन भी याद कर सकते हैं। ये लिख दिया, फॉर पैरेलल लाइंस A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू 0, और फॉर परपेंडिकुलर लाइंस A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन या तो याद कर। ठीक है। दूसरी अहम तरीन बात कि इसको A2 B1 प्लस में लिख सकते हैं और A1 B2 माइनस में लिख सकते हैं, तो भी सही है। क्यों, इसको राइट पे फेंके तो ये प्लस हो जाएगा, उसको राइट पे फेंके तो वो माइनस हो जाएगा। बस आपको याद रखना है A2 के साथ B1 आएगा और A1 के साथ B2 आएगा, बीच की साइन माइनस होगी पैरेलल के लिए, और परपेंडिकुलर में दोनों साथ साथ आते हैं, बीच की साइन प्लस होती है। वरना जो ज़हीन बच्चे हैं वो तो पता है, इस लाइन का स्लोप भी निकाल लेंगे, माइनस A1 ओवर B1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस A1 ओवर B1, इसका स्लोप भी निकाल लेंगे, माइनस A2 ओवर B2, और पैरेलल में दोनों स्लोप बराबर हैं, तो इसका मतलब है माइनस A1 ओवर B1 इक्वल होगा माइनस A2 ओवर B2। माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, तो एक तरफ इक्वल के लेफ्ट पर क्या है, A1 ओवर B1 और दूसरी तरफ क्या है, A2 ओवर B2। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो A1 के साथ कौन मल्टीप्लाइड हो जाएगा, B2, और A2 के साथ B1, और बीच में इक्वल है, तो एक को दूसरी तरफ लेके जाइए तो साइन माइनस की हो जाएगी, तो A1 B2 माइनस B1 A2 हो जाए। ऐसे भी कर जाएंगे लोग, ये तो बहुत आसान है। 14 साइन एक्स का इंटीग्रल आपको पता है, डायरेक्ट फार्मूला है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, 1 ओवर सेक एक्स, 1 ओवर सेक एक्स को कहते हैं कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी। तो मैंने 1 ओवर सेक एक्स को कॉस एक्स करा क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स ले लिया। इफ A and B are any two vectors, then A dot B, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे होंगे, दो वेक्टर है A और B, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान, दोनों वेक्टरों के दरमियान बनने वाले एंगल का कॉस। तो A डॉट B किसके बराबर होता है, AB cos थीटा। यह आंसर है। द सेंटर ऑफ द सर्किल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। अगर आप इसमें देखें तो y वाली टर्म गायब है, y स्क्वायर तो मौजूद है, y नहीं है। अगर y मौजूद नहीं हो तो इसका मतलब है सर्किल का सेंटर x एक्सिस पर है, और जब सर्किल का सेंटर x एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन इसने क्या करा, चारों ऑप्शन में y 0 दिया हुआ है, इसलिए ये लॉजिक बेकार है। अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। जब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और ये 6x हो गया, और 0 डिवाइडेड बाई 2 0 हो गया। तो 6x जो है वो 2g के बराबर है, 6 है ना, 6 जो है वो 2g के बराबर है। 6x था, इसका कोफिशिएंट 6 है, वो 2g के बराबर। तो 2g बराबर है 6 के, और g बराबर है 6/2 के, यानी 3 के। और हमें g नहीं निकालना होता, माइनस g, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो माइनस g बराबर होगा -3 के। तो मैंने कहा -3 0, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट तो पता ही था 0 है, y कोऑर्डिनेट सेंटर का, तो -3 0, ये आंसर है।
फिर मैंने बताया था जो सर्किल की इक्वेशन में यहाँ प्लस होता है एक्स या वाई, वो सेंटर में माइनस होता है। तो पहले ही पता था कि ये प्लस में है, तो सेंटर में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा। तो ये आंसर तो बिल्कुल ऐसे ही कट गया क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है और ये भी ऐसे ही कट गया। तो जो अच्छे वाले बच्चे होते हैं दो तो ऐसे ही काट दिया, ताकि अगर कम टाइम रह जाए तो तुक्का भी कैसे मारते। अब -60 आंसर है या -30। अगर ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता तो फिर ये आंसर -60 होता, लेकिन ये तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है। तो पहले 2 से डिवाइड करो तो ये 6x रह जाएगा, और 6x जो है, आ रही है बात समझ में, उसका 2g जो है वो 6 के बराबर, और फिर उससे g की वैल्यू आ जाएगी 3 और -g -3 आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गया हूं। अब मेरी सेकंड लॉजिक सुनो, जो मैं बार बार बता रहा हूं कि जब भी सेंटर पूछे सर्किल का, एलिप्स का या हाइपरबोला का, और पैराबोला का वर्टेक्स पूछे, तो भाई इसको डिफरेंशिएट कर दिया करो, एक दफा एक्स के रिस्पेक्ट से, एक दफा वाई के रिस्पेक्ट से, तो फौरन निकल आता है, तो टेंशन ही नहीं होती अगर जिसका डिफरेंशियल पक्का है। तो आइए जरा, मेरे पास ये है 17 MCQs। तो मैंने इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा बेटा। जब एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 2y स्क्वायर तो 0 हो गया। अब 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 4x, और 12x का हो गया 12 मैंने उधर फेंका -12, तो 4x हो गया -12, और 4 नीचे आके डिवाइड हो गया, तो 12 को जब -12 को 4 से डिवाइड करो तो -3। तो मैंने कहा x कोऑर्डिनेट ऐसे आ गया। और एक लॉजिक मैंने लगाई कि y का है ना, y की वैल्यू, y है ही नहीं मौजूद, तो y 0 था, तो -3 0 हो गया। लेकिन मैंने फिर भी सॉल्व करा, सही है ना। अब मैंने डिफरेंशिएट, क्योंकि मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं, तो अब मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करा इसको। तो ये y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव भी 0, क्योंकि x कांस्टेंट हो गया। तो ये हो गया 2 2 जा 4y, 4y = 0। अब y इधर ही रहा, 4 0 के नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो 0/4 0। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है -3 0। बेहतरीन अंदाज में मैंने आपको बता दिया दोनों अंदाज से। अब आइए 19, कह रहा है वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0 आर एनी टू वेक्टर्स, देन ए क्रॉस बी इज अ। तो मैंने कहा ए क्रॉस बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, परपेंडिकुलर होंगे। कहने लगे कैसे, मैंने कहा ए और बी जिस प्लेन पर लाई करते हैं, उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, जिसे आप फिजिक्स में सी कह देते थे, बुनियादी तौर पे तो उनका रिजल्टेंट ए क्रॉस बी है, वो उस पूरी प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है जिसपे वेक्टर ए एंड बी होते हैं। यानी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन दैट कंटेन वेक्टर ए एंड बी। मैंने फिर भी बनाया, यहां कोशिश करी कि इसको समझाऊं। ये रहा 19, ए क्रॉस बी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और जब ए क्रॉस बी लेंगे तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर ये है जो इस पूरे पेपर पर परपेंडिकुलर है। ये मजबूरन यूं बनाएगा ए क्रॉस बी, ये बोर्ड के बाहर की तरफ है, पेपर के बाहर की तरफ, जो राइट हैंड रूल से निकालते हैं ना आप, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इसकी, सही है ना, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। तो ये जो ए क्रॉस बी का वेक्टर ये है, ये बी पे भी परपेंडिकुलर है, ए पर भी है, और हम इसको इस तरह भी कहते हैं पूरी प्लेन पे परपेंडिकुलर जिसपे ए और बी मौजूद है। और प्लेन इस वक्त कौन है, ये मेरा पेपर, 2 डायमेंशन। लिमिट x टेंस टू 0 साइन px ओवर x इक्वल टू 0। तो आपको पता है साइन बॉक्स अपॉन बॉक्स, और लिमिट वेरिएबल की 0 हो तो 1 के बराबर हो। तो बॉक्स में क्या है, इधर px और नीचे खाली x है, तो मैंने नीचे p से मल्टीप्लाई करा और ऊपर भी p से मल्टीप्लाई करा।
तो जब नीचे p से मल्टीप्लाई करा तो ये साइन बॉक्स अपन बॉक्स हो गया, 1 के बराबर है, ऊपर वाला p मौजूद था तो p 1 जा p, ये आंसर है। 1 मिनट मैंने कुछ सेकंड यहाँ पे भी लगा, ये रहा 20 साइन पी एक्स ओवर एक्स। तो मैंने p से मल्टीप्लाई करा हुआ, मैंने जानबूझ के इस दफा लिमिट से बाहर रखा है, कांस्टेंट है ना, और एक p जिससे नीचे मल्टीप्लाई करा था वो ये रहा। आप चाहें तो इस p को दोबारा कैंसिल कर दें तो वापस साइन पी एक्स ओवर एक्स आ जाएगा आपके पास। तो अब ये क्या है, साइन बॉक्स अपॉन बॉक्स, तो ये पूरा लिमिट समझ है ना, क्या हो गया 1 के बराबर, तो ये 1 हो गया और p बाहर है तो p 1 जा p, और ये मैंने लिख दिया फार्मूला, लिमिट वेरिएबल टेंड्स टू 0 साइन बॉक्स अपॉन बॉक्स 1 होता है। एमसीक्यू नंबर 21 की तरफ, e की पावर 10x, तो e की पावर 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर 10x, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो आंसर था sec स्क्वायर x e टू दी पावर 10x। भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं, e टू दी पावर बॉक्स का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर बॉक्स, और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो e टू दी पावर बॉक्स तो e टू दी पावर 10x तो वैसे ही रहेगा, तो खाली बॉक्स का डेरिवेटिव बराबर में लिख दिया करें। तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो जो उसका बॉक्स है ना उसका डेरिवेटिव उसके बराबर में लिखते हैं, तो आंसर है। तो ये e टू दी पावर 10x वैसे ही था, और इसका डेरिवेटिव 10x का sec स्क्वायर x है, मैंने यहाँ सॉल्व भी कर दिया। कुछ बच्चों को ये फार्मूला लिखा है e टू दी पावर बॉक्स का डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू x, e टू दी पावर बॉक्स है और बॉक्स का डेरिवेटिव डी बॉक्स है खाली, और जिसके रिस्पेक्ट से आप कर रहे हैं वो नीचे, इसका फार्मूला लिखा है e टू दी पावर बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। अब ये किसके इक्वल होगा, अब सवाल क्या था फार्मूला, तो e टू दी पावर 10x, तो बॉक्स में कौन फंस गया 10x, तो मैंने e टू दी पावर बॉक्स वैसे ही लिखा 10x, और फिर 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, d लगा दिया, जिसके रिस्पेक्ट से कर रहा हूं वो नीचे, और ये d बाई डी एक्स आपको पता है हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है, तो मैंने इस d बाई डी एक्स का ऑपरेटर 10x पे यूज कर दिया, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, और dx ओवर dx वो कट गया तो 1 आ गया, तो e टू दी पावर 10x sec स्क्वायर x, ये आंसर है। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, द फंक्शन इज मिनिमम, ये तो आने ही आना है इस दफा, एट x इक्वल टू a, तो मिनिमम के लिए क्या होता है f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, प्रीवियस पेपर में भी बताया है, मॉड्यूल पेपर में भी बताया, तो ये आंसर है f डबल डैश a ग्रेटर देन 0। 23 है, द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टचेस द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये नया कॉन्सेप्ट है फिर इस दफा, वैसे तो पास पेपर में ऐसा मौजूद है लेकिन अभी जो पेपर हमने सॉल्विंग करी उसमें नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ये लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, पैराबोला अलोंग x एक्सिस है, तो पैराबोला की, अब सही ना, ये लाइन इस पैराबोला पर को टच करके जा रही है, इसका मतलब है ये लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट है, तो लाइन की पैराबोला पे टेंजेंसी की कंडीशन होती है c इक्वल है a ओवर m, और इसको सबसे ज्यादा कंफ्यूज कौन करेगा, m अपॉन a, क्योंकि बिल्कुल उलट है, यहां तो लोग बच जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट है, ये भी बच जाते हैं, तो बिल्कुल रॉन्ग है थर्ड और फोर्थ, तो यहां फंस जाते हैं, और अगर ये पहले लिख देना तो और कंफ्यूजन हो जाती है, सेकंड पे लिख दे तो आपको पक्का वाला याद करना है। सर ये a m और c क्या है, मैंने कहा भाई ये जो लाइन से y इंटरसेप्ट आता है ना वो c है, और y इंटरसेप्ट कैसे आता है, या तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ उससे पता चलेगा, या आपको पता है जो गिवन लाइन हो ना उसमें x 0 रख दो तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, वो c है, सही ना। c और m ये लाइन से आते हैं, तो जो x का स्लोप है, x का कोफिशिएंट है, वो यहां पे स्लोप है, और ये c y इंटरसेप्ट है। अगर लाइन y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में ना हो, मैंने कहा भाई लाइन को है ना क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना,
तो स्लोप आ जाएगा, m आ जाएगा, और समझ में आई पुट x 0 कर देना तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा c y इंटरसेप्ट। a कहां से आएगा? मैंने कहा वो पैराबोला से आएगा। तो 4a जो भी इसका कोफिशिएंट लिखा होगा x का, सही है, वो 4a के बराबर होगा, वहां से a को अलग कर लेंगे। यानी किसके बराबर है? c बराबर है a ओवर m। सही है, इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये m डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाइड, तो cm बराबर है a के, और c और m दोनों लाइन से आते हैं और a पैराबोला से आता है। तो cm किसके बराबर है? a के। यानी cm का मतलब समझते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर किसके बराबर है? a के। बस याद रखिएगा, पैराबोला में चीफ मिनिस्टर बराबर है a के। a पैराबोला से आएगा और cm जो है वो लाइन से आएगा। मैंने यहां पर सबकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिख दी है ताकि आपको परेशानी ना हो। तो जरा देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 को, 23 को। ये हम पीछे चले गए, ये है ये है 23, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू दी पैराबोला। जबकि पैराबोला क्या हो? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और लाइन क्या हो? वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो c बराबर है a ओवर m। और इलिप्स पे टेंजेंशिया है ना, टेंजेंसी की कंडीशन क्या है? जबकि इलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और लाइन आपकी वही है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो c स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ये a स्क्वायर b स्क्वायर इलिप्स से आते हैं, आपको पता है a क्या है? मेजर एक्सिस है, और b क्या है? माइनर एक्सिस है। तो a और b इलिप्स से आएंगे, और चीफ मिनिस्टर यानी c और m लाइन से आएंगे। ये m ये c, cm लाइन से आएगा और a b इलिप्स से आएगा। तो c स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो ये c आ जाएगा और ये अंडर रूट में चला जाएगा, और प्लस माइनस साइन। और जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इलिप्स पर है वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हाइपरबोला पर है। लेकिन हाइपरबोला में पता है ये साइन बीच की माइनस है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। लाइन तीनों में वही चल रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यही कंडीशन जो इलिप्स में है ना, वही हाइपरबोला में, बस आपको ये बीच की साइन माइनस कर देनी है। तो ए स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इस तरह आ जाए। ऐसे भी दे सकता है वो आपको, और ऐसे भी दे सकता है। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तीनों की आ गई, डायरेक्ट याद कर सकते। और हम मेजॉरिटी लोग ना इस फार्मूले से सॉल्व भी करवाते। वो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट गिवन लाइन, सही ना, टू बी अ टेंजेंट ऑन ए गिवन कॉनिक। अब वो कॉनिक में पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला, तो डायरेक्ट लोग कंडीशन याद रखते और इसके बराबर ले आते। यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बनाया, वहां से a निकाल लिया कंपेयर कर, और y इज इक्वल टू mx प्लस सी बनाया तो से m और c निकाल लिया, या इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके m निकाल लिया और पुट x0 पुट कर y इंटरसेप्ट निकाल लिया। और c बराबर है a अपॉन m। अगर प्रूफ हो गया लेफ्ट और राइट बराबर, तो मस्ट है कि वो गिवन लाइन उस गिवन पैराबोला पर टेंजेंट है। कंडीशन लगा देते। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ऐसे ही इलिप्स और हाइपरबोला के लिए करेंगे। रुककर इसलिए पढ़ा रहा हूं इसको कि नया है, पैनिक नहीं फैलने दीजिएगा अपने अंदर, सुकून के साथ करिएगा, क्योंकि दिमाग कंट्रोल में रहेगा तो पेपर सही होगा। ज्यादा ना करें लेकिन क्वालिटी के साथ करें। और आपको पता है कि परेशान हो गए ना तो परेशानी में कोई काम सही नहीं होता है। मैं भी हो सकता है पिछले केमिस्ट्री के पेपर में भूल गया था 3 वो जो है। अब हमारे पास है e टू दी पावर साइन x का डेरिवेटिव, तो e टू दी पावर ln e टू दी पावर साइन x का डेरिवेटिव। जस्ट अ मिनट,
अब ln e की पावर sin x, अब इसमें क्या है, sin x नीचे आ जाएगा और ln e लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ln e 1 होता है तो खाली sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। ये मैंने इसको यहां पर सॉल्व कर दिया, ये ln e की पावर sin x है, मैंने इस पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, sin x नीचे आ गया ln e, और ln e 1 के बराबर था तो sin x, और sin x का खाली डेरिवेटिव cos x हो गया। और लास्ट एमसीक्यूज है डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 4,3, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये 2.1 एक्सरसाइज है, कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये 5 इसका आंसर है। ठीक है, ये मैंने फार्मूला बता दिया, सॉल्व नहीं करा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आपको पसंद आए तो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे, सही है, और दुआ करिएगा मेरे लिए बहुत, सही है। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का।